Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sapuana District, Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So in the last lecture, we discussed about the price elasticity of demand and the one method for the measurement of it, and that method is called proportionate method or the percentage method. अब उस मेथड के अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डेवलप किया, उसके साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हमने उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए जिसके अंदर अब आपको जो है एक इनिशियल प्राइस दिया होगा, इनिशियल डिमांड दी होगी, न्यू प्राइस दिया होगा, न्यू डिमांड दी होगी, तो आपको उससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। कई बार क्या होगा, हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, तो हमें एक प्राइस दिया होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक डिमांड दी होगी, तो हमें एक नया प्राइस या एक नई डिमांड जो है वो ढूंढने के लिए बोला जा सकता है। इसके अंदर हमने एक चीज और करी थी कि जब भी हमें इस तरह का न्यूमेरिकल दिया होगा तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है वो माइनस में गिवन है कि प्लस में गिवन है। अगर तो वो प्लस में गिवन है तो फॉर्मूला के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो हमें लगाना है, पर अगर हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो हमें फॉर्मूला के अंदर नेगेटिव साइन जो है वो नहीं लगाना है। तो यहां तक हम बात जो है वो कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं जो हमारा परसेंटेज मेथड है उसकी एक लिमिटेशन की। तो वो लिमिटेशन क्या है उसको समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल जो है वो और करना पड़ेगा ताकि हम इस मेथड की एक लिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर सकें। देखिए, हम जितने भी मेथड करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, हर मेथड की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो हम अभी जब एक मेथड कर लेंगे उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम उसकी लिमिटेशंस की बात भी जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब उसको यूज किया जाता है तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, एंड द नेम ऑफ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज द बेस इफेक्ट। क्योंकि इस मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस मेथड के अंदर जो बेस इफेक्ट है उसको फेस करना पड़ता है। अब वो बेस इफेक्ट का मतलब क्या है, हम इसको एक न्यूमेरिकल से जो है वो समझते हैं। सपोज करो कि हमें एक इनिशियल प्राइस जो है वो गिवन है एंड दैट इज ₹10, ठीक हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक इनिशियल डिमांड गिवन है, सपोज कीजिए कि 100 यूनिट्स की। हमें क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि प्राइस जो है वो 10 से कम होके 8 रुपीस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड है वो आपकी 100 यूनिट से बढ़ के 120 यूनिट की जो है वो हो गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उसको मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस डेल्टा Q डेल्टा P अपॉन Q। एक स्टेप और देंगे इसके अंदर, डेल्टा Q मींस Q1 माइनस Q, डेल्टा P1 माइनस P अपॉन Q। फिर अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। Q1 हमारे पास 120 है, Q हमारे पास 100 गिवन है, P1 हमारे पास 8 गिवन है, P हमारे पास 10 गिवन है, P हमारे पास 10 गिवन है, Q हमारे पास 100 जो है वो गिवन है। तो हमने क्या किया, जो वैल्यूज हमें गिवन थी हमने इस फॉर्मूला के अंदर उन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। ध्यान से जो याद रखनी है वो ये है कि जो P है वो आपका इनिशियल प्राइस होता है, Q इनिशियल डिमांड होती है, P1 जो है वो न्यू प्राइस होता है और Q1 न्यू डिमांड होती है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं।
तो यहाँ पे 20 आ गया, -2 आ गया, 10/100 जो है वो आ गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 20 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो यूनिटरी इलास्टिक है, तो आंसर 1 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी जो क्वेश्चन है इसको इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने का मतलब ये है कि जो अब हमें न्यू प्राइस और न्यू डिमांड दी गई थी उसको अब हम इनिशियल प्राइस इनिशियल डिमांड बना देते हैं, और जो हमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल डिमांड दी गई थी उसको हम न्यू प्राइस और न्यू डिमांड जो है वो बना देते हैं। कैसे, अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारा इनिशियल प्राइस है वो है 8 रुपीस, ठीक है, और हमारी इनिशियल डिमांड जो है वो है 120 यूनिट्स की। मतलब जो न्यू प्राइस न्यू डिमांड था मैंने उसको इनिशियल प्राइस इनिशियल डिमांड बना दिया, जो हमारा इनिशियल प्राइस था मैंने उसको न्यू प्राइस बना दिया, और इनिशियल डिमांड को मैंने न्यू डिमांड जो है वो बना दी। अब सपोज करो कि अब हमें ये स्टेटमेंट एक गिवन है, अब हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है वो पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब लॉ ऑफ डिमांड दोनों जगह पे इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे प्राइस 10 to 8 हुआ, यानी कि प्राइस फॉल करा और डिमांड आपकी राइज करी। इधर प्राइस 8 to 10 हुआ, मतलब प्राइस आपका राइज किया तो डिमांड आपकी फॉल करी, तो लॉ ऑफ डिमांड दोनों के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। अब अगर हम इसके अंदर यही फॉर्मूला लगाएं तो ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q। एक स्टेप और लेते हैं, Q1 माइनस Q P1 माइनस P P अपॉन Q, माइनस लगाया, Q1 is 100, Q is 120, P1 is 10, P is 8, P is 8, Q is 120। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, -20 8 बाय 120, ठीक, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ठीक है, 8 के साथ 8 कैंसिल, 20 कैंसिल, 1 बाय 6। अब चेक करें तो यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी का आंसर, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा गलत कर गए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने 8 नहीं लिखना था यहाँ पे -20, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 120, माइनस माइनस कैंसिल, 2 को 8 के साथ कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, तो आंसर इज 4 by 6 दैट इज 2 by 3 दैट इज 0.67। अब अगर हम इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इलास्टिसिटी जो है उसका आंसर 1 था, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने स्टेटमेंट को इन्वर्स कर दिया, तो हमारा आंसर जो है 1 से इन्वर्स होके कितना आ गया, 0.67। मतलब अब अगर हमें एक ही स्टेटमेंट गिवन हो और हम इनिशियल प्राइस को न्यू प्राइस बना दें और न्यू प्राइस को इनिशियल प्राइस बना दें, तो उससे हमारी इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, अब अगर इसको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो भी समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। मतलब हम पहले इसको न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे, फिर इसी चीज को हम डायग्राम से जो है वो क्लियर करेंगे। कैसे, अब सोचो भी, इसको मैंने एक नाम दिया था बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम दोनों जो प्राइस और दोनों जो क्वांटिटीज हमें गिवन है उनका जो बेस है, अगर हम उस बेस को चेंज कर देते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो न्यू प्राइस है वो 8 रुपीस है और पहले वाला प्राइस कितना था 10, मतलब जो 10 रुपीस है वो क्या है, वो 8 रुपीस के लिए एक बेस के तौर पे काम कर रहे हैं। जो इनिशियल प्राइस होता है वो एज अ बेस काम करता है फॉर द न्यू प्राइस, क्योंकि
क्योंकि जो न्यू प्राइस है वो इनिशियल प्राइस से ही ड्राइव होने वाला है, मतलब जो इनिशियल प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपका न्यू प्राइस जो है वो डिसाइड होगा। मतलब प्राइस आपका 10 रुपीस था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। अब सोच के देखो, अगर हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगाएं तो हमें ये पता लगता है कि पहले 10 था, अब 8 हो गया। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइस में चेंज कैलकुलेट करूं तो मैं बोलूंगा कि प्राइस जो है अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए तो फ्रॉम 10 रुपीस इट फॉल्स टू रुपीस 8, तो जो फॉल है वो कितना आया है, 2 रुपीस का फॉल आया है। ठीक हो गया। अगर मैं इधर देखूं, अब इधर प्राइस 8 था, अब कितना हो गया 10, तो मैं बोलूंगा कितना चेंज आया है, 2 रुपीस का। तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो इधर भी 2 रुपीस का ही आया है। पर जब हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी को कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर हम कैलकुलेट नहीं करते, हम उसको हमेशा परसेंटेज टर्म के अंदर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज में क्यों करते हैं, अब उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आने वाला है। अगर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज देखें तो एब्सोल्यूट चेंज तो सेम है, इधर भी 2 रुपीस का चेंज आया, इधर भी 2 रुपीस का चेंज आया, वो तो सेम है। पर जो यहाँ पर 2 रुपीस का चेंज आया है वो आया है 10 से 2 कम हुआ है, यहाँ पे 8 से 2 बढ़ा है। ध्यान से देखिए, पहले 10 था, अब कितना हो गया 8, तो मैं बोलूंगा कि 10 में से 2 रुपीस कम हो गए। यहाँ पे 8 था, 8 से 10 हो गया, मतलब 8 में 2 रुपीस ऐड हो गए। एब्सोल्युटली तो सेम। पर अगर इसको परसेंटेज में देखें तो क्या हुआ है, प्राइस 10 से 8 हुआ, मतलब 20% फॉल करा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो प्राइस में चेंज है वो 20% है। क्यों? क्योंकि अब आपका पहले प्राइस जो है वो 10 रुपीस था, अब अगर इसका 10 रुपीस का मैं 20% निकालूं तो 20% निकाले ना, तो मल्टीप्लाई बाय 20%, 20% का अगर मैं परसेंटेज यहाँ पे काट दूं तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 2। तो अगर 10 रुपीस से प्राइस 8 रुपीस हुआ है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ 20% फॉल इन प्राइस। ठीक है। पर अगर प्राइस 8 से 10 होता है, अब अगर 8 का 20% निकालूं तो 8 इंटू 20% मतलब 20 बाय 100, तो कितना आया, ये यहाँ पे 5 पे कैंसिल हो गया, 8 बाय 5 तो 1.6। अब यहाँ पे अगर 8 रुपीस से 20% बढ़ा होता तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कितना होता, 9.60 होता, क्योंकि 1.6 आया, प्राइस 1.6 बढ़ना था। मतलब क्या हुआ कि अब इसका मतलब प्राइस ओवर है 2 रुपीस, इसका मतलब अगर 20% बढ़ता तो वो तो 1.6 बढ़ता, अब यहाँ पे कितना बढ़ा 2, पर अगर 2 आंसर निकालना है तो वो कितना है, वो 8 का 25% है। यहाँ पे 4 पे गया, ये 2 पे गया, तो ये 2 आपका आंसर आ गया। यानी अब देखो यहाँ पे प्राइस 10 से 8 फॉल करा, ठीक है, 10 से 8 फॉल करा, तो जो फॉल आया उसका बेस कौन था, उसका बेस 10 था, तो 10 का 20% कम हुआ तो कितना हो गया 2 रुपीस। यहाँ पे 8 से 10 हुआ, अब यहाँ पे एज अ बेस कौन काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे 10 से 8 होने पे आपने 10 में से 20% माइनस करके उसको 8 बना दिया था, तो अगर आप 8 में 20% प्लस करते हैं तो वो 10 ही बनेगा। अगर आप 8 में 20% प्लस करते हैं तो वो 9.6 बनेगा। अब अगर आपने 8 से 10 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में 25% प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एज अ बेस कौन काम कर रहा है 10, यहाँ पे एज अ बेस कौन काम कर रहा है 8, तो दोनों का बेस अलग अलग है। इसका बेस ज्यादा था तो हमें 20% से काम चल गया, इसका बेस छोटा है, पहले यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे 8 है, तो अगर हमने 8 से 10 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का 25% ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो 10 बनेगा। तो इसलिए जो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड है उसमें बेस इफेक्ट जो है वो काम करता है, मतलब बेस जितना छोटा होगा उतने आपको चेंजेस जो है वो ज्यादा लाने पड़ेंगे, बेस जितना
जितना बड़ा होगा उतने आपको चेंजेस कम जो है वो लाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जो स्टेटमेंट आपको गिवन है अगर आप उसका इन्वर्स कर देते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा, आंसर बिल्कुल चेंज हो जाना है। क्यों? क्योंकि जिसको हम एज अ बेस लेके कंपैरिजन कर रहे थे, पहले हम 10 का कंपैरिजन 8 के साथ कर रहे थे, अब हम 8 का कंपैरिजन 10 के साथ कर रहे हैं, मतलब अब 10 का कंपैरिजन 8 के साथ, तो बेस क्या हुआ 10, ठीक है। यहाँ पे 8 का कंपैरिजन 10 के साथ, अब का बेस कौन हुआ 8, तो दोनों का बेस जो है क्योंकि अलग-अलग है तो इसलिए दोनों की इलास्टिसिटीज का आंसर जो है वो भी क्या होगा अलग-अलग ही आएगा, वो सेम नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अब 8 से 10 बनाना या 10 से 8 बनाना चेंज सेम नहीं आएंगे। अगर 10 से 8 बनाना है तो 10 में से 20% माइनस कर दीजिए, वो 8 बन जाएगा। पर अगर वही 20% में वापस 8 में ऐड कर देता हूं और ये सोचूं कि लो जी मैंने 10 से 8 बनाया था तो 10 में मैंने 20% को माइनस किया था तो 8 बन गया था। अब अगर उसी 8 को मैं जो है और उसी 20% को मैं 8 में प्लस कर दूंगा तो वापस 10 बन जाएगा, नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि जो 20% कम किया गया था उसको बेस के तौर पे 10 को लिया गया था, अब जो प्लस करना है उसको बेस कौन सा है 8, तो अब 8 का 20% कितना होता है 1.6 होता है, वो आपका वापस 10 नहीं बनाएगा। तो जब हम इनिशियल प्राइस को न्यू प्राइस और न्यू प्राइस को इनिशियल प्राइस में चेंज करेंगे तो दोनों के बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो इसमें इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसी बेस इफेक्ट को एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करें तो वो ज्यादा आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आप इसको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं। कैसे हम बात करेंगे उस चीज की, तो अगर सपोज करो कि हमें एक डायग्राम जो है वो गिवन है, ये हमने कल ऑलरेडी 5 टाइप ऑफ डायग्राम जो हैं वो बनाई थी। इसके अंदर हमने जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, नंबर 2 हमने उसमें लेस देन यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी और इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड, या जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, वो हमने बनाई। सपोज करो कि हमारा इनिशियल प्राइस जो है वो P है, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं Q और आप हैं A पॉइंट पे। अब क्या हुआ, अब प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ के P1 हो गया, आपने उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम कर दी और आपने अब डिमांड करनी शुरू कर दी Q1 और आप आ गए इस B पॉइंट पे। A और B को आपने मिला दिया तो ये आपकी डिमांड तो बन गई DD, ठीक हो गया। अब आपने इलास्टिसिटी मेजर करनी है। अगर आप B से A आते हैं, ठीक है, आप आ रहे हैं B से A, ठीक है, एक इलास्टिसिटी आप इसकी मेजर कर लीजिए। फिर क्या करो, उल्टा चले जाओ, आप फिर चले जाओ A to B, ठीक है। एक बार आप क्या करिए, अगर इसको एरो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एरोस को चेंज कर देता हूं। एक बार आप क्या करिए, B से A की तरफ आ जाइए, इलास्टिसिटी निकाल दीजिए। एक बार क्या करो, A से B पे चले जाओ, उसकी इलास्टिसिटी निकाल लो, तो क्या होगा, दोनों इलास्टिसिटीज के जो आंसर हैं वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप B से A पे आओगे, अब ध्यान से सोचो, मैंने कहा B से A पे आओगे मतलब आपका बेस क्या रहेगा B, ठीक है। आप B से कहां पे आ रहे हो A पे, तो आपका जो बेस रहेगा वो रहेगा P1 और आप P1 से P पे आ रहे हो मतलब आपका बेस जो है वो ज्यादा है, आप ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हो। एक इलास्टिसिटी इसकी निकाल लो। फिर क्या करो, आप जाओ A to B, यानी अब आप जा रहे हैं A से B, यानी अब आपका बेस कौन हो गया A, तो आप जा रहे हैं B की तरफ, यानी अब आपका बेस जो है वो क्या है, वो P है, यानी अब आपका बेस कम है और आप कम प्राइस से ज्यादा प्राइस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो इलास्टिसिटी की वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। मतलब आप P1 से P पे आते हैं, उसके बाद आप P से P1 पे जाते हैं, तो दोनों इलास्टिसिटी जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप P1 से P पे आएंगे तो आप ज्यादा बेस से कम पे आ रहे हैं, जब आप P से P1 पे जाएंगे तो आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। इलास्टिसिटीज के आंसर जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसलिए हम इस मेथड को इसकी लिमिटेशन के साथ जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज
one of the most finest method for the calculation of a price elasticity of demand। इस मेथड में अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, मतलब हम चाहते हैं कि हम अगर P1 से P पे आए या P से P1 पे जाएं तो इलास्टिसिटी के आंसर जो है वो सेम रहने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी, ARC, आर्क इलास्टिसिटी। तो वो जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे उसके अंदर हम इस चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंटली आप सिर्फ प्रोपोर्शनल मेथड जो है उसी को भी डिस्कस कीजिए। नंबर 2 मेथड जो हमारे पास आता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दैट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम टोटल आउटले मेथड जो है वो भी कहते हैं। अब आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोल लीजिए या टोटल आउटले मेथड बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। इस मेथड के अंदर क्या होगा, वी कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी by analyzing the influence of change in price on the total expenditure incurred on that commodity। I am repeating my words कि इसके अंदर क्या होगा, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे नॉट बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, rather of the effect of price on the total expenditure done on that commodity। मतलब अब हम इस मेथड के अंदर ये देखेंगे कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो उसका उस कमोडिटी के ऊपर हम कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब अब हमने प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे नहीं देखना, बल्कि हमने प्राइस का इफेक्ट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर पे देखना है, तभी इस मेथड का नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्या हो सकता है, इस मेथड के अंदर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो सकती हैं। अब वो 3 पॉसिबिलिटीज कैसे बनेंगी हम उनको जो है वो एक एक करके देखते हैं। पहले हम जनरल टॉपिक पे बात करते हैं। सोचो अगर आपने किसी भी कम्युनिटी के ऊपर आप कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर आपने उसको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोचो मैं कहता हूं कि ये जो मार्कर है वो है 20 रुपीस का, मैंने इसके साथ के 4 मार्कर खरीदे तो मैंने इसके ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया। हाउ कैन आई कैलकुलेट दैट, सिंपल। अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट हुआ, मैंने कहा ये जो मार्कर है ये 20 रुपीस का है, ठीक है, और मैंने 4 मार्कर परचेज किए तो मैंने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया। आप बोलोगे 80 रुपीस, मैं बोलूंगा कैसे कैलकुलेट किया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि ये जो मार्कर है वो 20 रुपीस का है और मैंने इस तरह के 4 मार्कर जो है वो परचेज किए तो मैंने इसके ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया। अब बोलेंगे कि 20 रुपीस का है, आपने 4 मार्कर परचेज किए तो टोटल एक्सपेंडिचर 80 रुपीस का हो गया। मतलब सोचो भी अब 80 कैसे आया, इट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 4, व्हाट्स द 20, इट्स द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। मैंने कहा मैंने 4 मार्कर परचेज किए एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द डिमांड। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैसे होता है, जब हम किसी भी कम्युनिटी के प्राइस को उसकी डिमांड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हो जाता है। अब हमारे जो मेथड का नाम है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है, मतलब ये इसका प्राइस 20 रुपीस है, अगर ये प्राइस चेंज हो जाए, मान लो अब इसका प्राइस जो है वो 20 से 15 भी हो सकता है और इसका प्राइस जो है वो 20 से 25 भी हो सकता है, कुछ मर्जी हो सकता है। यानी प्राइस जो है वो फॉल भी कर सकता है और प्राइस जो है वो राइज भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्या हुआ कि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 80 रुपीस का एक्सपेंडिचर कर रहा था, ठीक है,
प्राइस चेंज होगा तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने मेथड में ये कहा कि मैं ये देखूंगा कि अगर इस क्वांटिटी का प्राइस चेंज हो जाता है, मतलब 20 से 15 हो जाता है या 20 से 25 हो जाता है, तो इसके टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 80 से राइज करेगा या 80 से फॉल करेगा या 80 ही रहेगा। अब सीधा टोटल एक्सपेंडिचर तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हम उसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे। मतलब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी क्या होगा, सबसे पहले प्राइस चेंज कराएंगे, प्राइस चेंज कराने के बाद डिमांड चेंज कराएंगे, डिमांड चेंज कराने के बाद हमें पता लगेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसके साथ क्या हुआ है। जैसे अब यहाँ पे प्राइस देखो फॉल करा, प्राइस फॉल करा तो हमें लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, लॉ ऑफ डिमांड तो हमने इंप्लीमेंट कराना ही कराना है। प्राइस कम हुआ है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है मान लो वो तो बाद की बात है, मैंने प्राइस कम हुआ तो डिमांड इसकी बढ़ा के 6 यूनिट कर दी, अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 90, ठीक हो गया। अगर प्राइस जो है वो 25 रुपीस हो गया, मैंने इसके 3 यूनिट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी, क्यों? देखो प्राइस बढ़ा है तो डिमांड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 75। हमने अब क्या करना है, जब हम अपने एनालिसिस करेंगे इस बात का पता लगाने के लिए कि जो भी हमारी इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, कितना है, तो उसके लिए जो हमने चीज को कंसीडर करना है वो हमने इस टोटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है, हमने डिमांड को कंसीडर नहीं करना। बट मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि बिना डिमांड का पता लगाए, ठीक है, आप टोटल एक्सपेंडिचर का पता नहीं लगा सकते। आपको टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए डिमांड तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, पर जो एनालिसिस होगा वो डिमांड के बेसिस पे नहीं होगा, जो एनालिसिस होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जो है वो होने वाला है। इस चीज का हमें अब ध्यान रखना है, ठीक हो गया। कैसे, अब उसकी थोड़ी और डिटेल में जो है वो बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब सपोज करो कि कोई भी कमोडिटी जो है आप परचेज कर रहे थे और उसका एक प्राइस था, ठीक है, प्राइस कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि जो x कमोडिटी आप परचेज कर रहे थे उसका प्राइस px था, ठीक हो गया, और उसके ऊपर आप टोटल एक्सपेंडिचर 1 कर रहे थे, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक हो गया। अब इसका प्राइस जो है वो चेंज हुआ। अब चेंज होने का मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कमोडिटी का प्राइस जो है वो पहले से कम हो गया या उस कमोडिटी का प्राइस पहले से बढ़ गया। दो ही ऑप्शंस हैं। जब मैं ये कहता हूं कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया है तो चेंज के दो मतलब होते हैं कि आइदर द प्राइस हैज राइजन और द प्राइस हैज फॉलन, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्या हुआ, कमोडिटी का प्राइस px से चेंज होके सपोज करो कि px 1 हो गया या कमोडिटी का प्राइस हो गया px 2। अब हमने कहा कि जब प्राइस चेंज होगा हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये देखना है कि जब प्राइस चेंज होता है उसका ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ता है। इसको px1 txe1, इसको px2 te2, इसको px3 और te3 बोल देता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आने वाली है। पहली बात क्या होगी, नॉर्मली सोचिए, रियल लाइफ में सोचिए, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, जो भी आप खरीद रहे थे, आज सुबह से आपने जो भी चीजें परचेज करी हैं उनमें से किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज हो गया। लेट इट बी, आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा उसका प्राइस चेंज हो गया, आपने टॉफीज परचेज करी होंगी उसका प्राइस चेंज हो गया, या आपने पेन परचेज करा होगा उसका प्राइस चेंज हो गया, आपने कॉपी परचेज करी होगी उसका प्राइस चेंज हो गया, किसी भी XYZ कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया। अब जो आप उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये होगी कि आपका उस कमोडिटी के ऊपर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, नंबर 2 कम हो सकता है, नंबर 3 उतना ही रह सकता है। अब सोचो इन तीन के अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है,
ठीक है। जैसे अब क्या हुआ, अगर प्राइस चेंज होगा, वैसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि जो आप उस कमोडिटी के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो या तो पहले से बढ़ सकता है, भी आपने उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी भी आपने उसके ऊपर जो आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे आपने उसको पहले से कम कर दिया। तीसरा ये हो सकता है कि जितना पहले कर रहे थे अभी भी उतना ही कर रहे हैं। अब सोचो भी क्या इन तीन के एक्सेट्रा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऑप्शंस ही नहीं है भी, या तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या उतना ही रहेगा। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन तीन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब हम उसको एक टेबल के थ्रू जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले सोचो कि एक प्राइस है, ठीक है। अब मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। मैंने पहले बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर सीधा तो निकल नहीं सकता, अब उसके लिए आपको डिमांड तो पता होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने लिख ली डिमांड, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख लिया टोटल एक्सपेंडिचर कि मैं उस कमोडिटी के ऊपर कितना टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कर रहा था। सपोज करो भी किसी भी कमोडिटी का रेट जो है वो था 2 रुपीस, ठीक है, और मैं उसके 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था। अब 2 रुपीस रेट है, मैं 4 यूनिट परचेज कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 8 रुपीस का। डन। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो कम हो गया, 2 रुपीस से 1 रुपी हो गया। आप प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि प्राइस चेंज हुआ है। अब प्राइस चेंज हुआ है तो मैं प्राइस को कम भी कर सकता हूं और मैं प्राइस को बढ़ा भी सकता हूं। मैं दोनों ऑप्शंस लेके चलूंगा। एक टेबल हम बनाते हैं जिसके अंदर हम प्राइस को कम करते हैं, एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक हो गया। तो प्राइस 2 रुपीस से कम होके 1 रुपी हो गया। अब आपने ध्यान ये रखना है कि अब आपने जब प्राइस कम हुआ है तो आपने अपनी एग्रीगेट डिमांड जो है उसको बढ़ाना है। मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस 1 रुपी हुआ है तो यहाँ पे डिमांड 3 आ जाए या डिमांड 4 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। प्राइस कम हुआ है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड जो है वो राइज करनी चाहिए। तो मैंने डिमांड बढ़ा के कर दी 6 यूनिट्स की, ठीक हो गया। अब 1 रुपी प्राइस है, प्राइस फॉल करा, डिमांड बढ़ी, अब 1 रुपी रेट है, मैं 6 यूनिट्स परचेज कर रहा हूं। अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 6। वन ऑप्शन, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि प्राइस 2 रुपीस था, डिमांड मेरी 4 थी और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 8 था। प्राइस कम हो गया 1 रुपी, मैंने डिमांड बढ़ा के कर दी 8 यूनिट की, ठीक है। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 8 ही आ गया। 1 रुपी का रेट है, 8 यूनिट्स की डिमांड कर रहा हूं, टोटल एक्सपेंडिचर 8 हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन, प्राइस 2 रुपीस का है, डिमांड 4 यूनिट्स की है, टोटल एक्सपेंडिचर 8 का है, प्राइस कम हुआ 1 रुपी, मैंने डिमांड बढ़ा के 10 यूनिट कर दी और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 रुपीस हो गया। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन जो है वो आ गए। पहली में क्या हुआ? प्राइस चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो 3 ही ऑप्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमने यही कहा था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी। पहला, या तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे आप उसको पहले से बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए, या आप उसको पहले से कम कर सकते हैं, देख लीजिए, या पहले जितना ही रहने देंगे, ये देख लीजिए, ठीक हो गया। पर तीनों केसेस में एक चीज ध्यान रखनी है कि चाहे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, चाहे कम हो, चाहे सेम रहे, यहां पर जब प्राइस फॉल किया है तो यहां पे डिमांड आपकी राइज होनी चाहिए, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अब जो बुक्स हैं वो आमतौर पे ये कहती हैं कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब प्राइस कम होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, उल्टा प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो इलास्टिसिटी जो है उसका आंसर लेस देन 1 होता है। ठीक है, मतलब जो आपका आंसर आएगा इलास्टिसिटी का वो कितना आएगा, वो लेस देन 1 आएगा। अगर प्राइस चेंज होता है और उसका टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब प्राइस कम हो जाए तो भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना, प्राइस बढ़ जाए तो भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना, कोई चेंज नहीं आया, उस केस के अंदर इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो इक्वल टू 1 होता है। नंबर 3, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्स डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, प्राइस कम होता है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ा दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर कम करा दूं, अगर ये इनवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 जो है वो हुआ करता है। अब ये जो चीज है वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो चीजें जो आपकी बुक्स हैं वो बताती हैं, पर ये तो टोटली क्रमिक है। भी आपने क्या करना है, प्राइस देखो, उसके अकॉर्डिंगली टोटल एक्सपेंडिचर देखो, अगर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेस देन 1, अगर कोई डायरेक्शन नहीं हो रही है तो इक्वल टू 1, और अगर इनवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ग्रेटर देन 1। ये टोटली क्रमिक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है हम अपने अगले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर we discuss about the logic behind this analysis and we make a diagram of the total expenditure method, and we also discuss about the limitations of a total expenditure method. So that will be discussed in our next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.